Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about cancellation of NEET exam and K. Radhakrishnan panel. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, उसने रिसेंटली कंडक्टेड नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो कराया गया था 3 मई को, उसको कैंसिल कर दिया है फॉर फाइंडिंग एविडेंस ऑफ पेपर लीक। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं सीबीआई के ऑफिसर्स को मिला कुछ हैंड रिटन गेस पेपर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज मैच कर रहे थे विथ द क्वेश्चन पेपर दैट वाज एक्चुअली पुट बाय द नीट ड्यूरिंग द रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम। तो इसी कारण से गेस पेपर में बहुत सारे सवाल मैच कर गए विद द रियल क्वेश्चन पेपर। इस कारण से पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। अब दोबारा से ये पेपर कराया जाएगा और डेट नहीं दिया है एनटीए ने अभी कि कब कराया जाएगा, लेकिन कहा है उन्होंने कि जल्दी से जल्दी कराया जाएगा, लगभग 1 महीने के अंदर कराया जाएगा और स्टूडेंट से दोबारा से कोई एग्जामिनेशन फीस कलेक्ट नहीं किया जाएगा इस बार। एनटीए के बारे में अगर हम बात करें कि क्या है एनटीए, तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको साल 2017 में भारत सरकार ने बनाया था इन ऑर्डर टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जेई मेंस ये कराता है, नीट अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम ये कराता है, सीयूईटी नीट आई होप यू ऑल नो इट इज़ फॉर मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, यूजीसी नेट ये सब एग्जाम्स कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज को लाया क्यों गया? इस एजेंसी को इसलिए लाया गया क्योंकि इसके पहले ये जितने भी एग्जाम्स थे वो अलग अलग बॉडीज कंडक्ट कराती थी, तो उस कारण से काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिलता था। एनटीए को लाया गया विद द होप कि ये जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेगी एनटीए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स अब ज़्यादा कराएंगी और इसके साथ ही होप था कि एनटीए के आने के बाद फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इन एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा नहीं है। अभी आपने देखा नीट का पेपर कैंसिल हुआ, अभी हम आगे देखेंगे ऐसा ही कंट्रोवर्सी नीट को लेकर के 2 साल पहले भी हुआ था 2024 में। उसमें भी कुछ बच्चों को दोबारा से एग्जाम देने का मौका दिया गया था क्योंकि कुछ इरेगुलरिटीज हुई थी मार्किंग को लेकर के। उस टाइम में भी पेपर लीक की कंट्रोवर्सी हुई थी 2 साल पहले भी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड प्रिंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ध्यान रखिएगा कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये बॉडी किसी कानून की मदद से नहीं बनाई गई है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। देखिए फेयर एग्जाम्स कराने के लिए कितने सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिसेंट टाइम में। सबसे पहले तो एनटीए बनाया गया 2017 में, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 में नीट एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई, मार्किंग कंट्रोवर्सीज थी, जिस तरीके से मार्किंग दी गई वो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, प्लस पेपर लीक के भी इशूज थे। तो इस कारण से 2 साल पहले भारत सरकार ने एक पैनल बनाया, एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो इसके साथ जब के राधाकृष्णन पैनल बनाया गया, उसको काम दिया गया कि आप रिकमेंडेशंस दें कि कैसे इस तरह के एग्जाम्स जैसे कि नीट एग्जाम्स हैं इनको और फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाए। तो के राधाकृष्णन कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, 100 से भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दिए। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें गिवन बाय के राधाकृष्णन कमेटी, तो उसमें से कुछ ऐसे हैं कि टेस्ट सेंटर्स जो होने चाहिए वो ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे होने चाहिए। टेस्ट सेंटर्स आउटसोर्स नहीं करना चाहिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि प्राइवेट प्लेसेस पे कर लिए, रेंट पे लेकर के जगह कर लिए। प्लस साथ ही साथ टेस्ट कंडक्ट कराने वाले जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी गवर्नमेंट स्टाफ्स हो तो ज़्यादा अच्छा है रादर देन आउटसोर्सिंग इट इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सिक्योर करना है। तो
जब ऑनलाइन एग्जाम हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, तो उसमें क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड हो यूजिंग मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स। अगर फिजिकल फॉर्मेट में एग्जाम हो रहा है, फिजिकल पेपर्स हैं, तो क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सीलिंग तक हर एक एक्टिविटी एक हाई लेवल की अथॉरिटी के देख रेख में हो। एनटीए के अंदर ही एक हाई लेवल की अथॉरिटी बनाई जाए जो क्वेश्चन पेपर के बनाने से लेकर के उनको सील करने से लेकर के ट्रांसपोर्ट करने तक की सारी एक्टिविटीज को ओवरसी करे। जैसे डीजी यात्रा होता है एयरपोर्ट पे फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, वैसे ही डीजी एग्जाम होना चाहिए फॉर फेशियल रिकॉग्निशन यूजिंग बायोमेट्रिक एंड एआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिससे सिर्फ स्टूडेंट्स एज वेल एज जो ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स हैं एज इन्विजिलेटर्स वही एग्जाम सेंटर पे रह पाए, बाकी कोई ना रहे। साथ ही साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट शुड ऑल्सो बी कैप, कि आप 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स होने के कारण होता क्या है कि एक लिमिट के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही डेस्परेट होने लगते हैं कि मुझे किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही है, क्योंकि मैंने 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए इस एग्ज़ाम के लिए। और फिर होता क्या है कि वो डेस्परेट अटेम्प्ट्स में इस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो फंस जाते हैं, जहाँ पे उनको कोई उलझा देता है कि हम पेपर लीक करा देंगे आपके लिए। तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ डिस्परेशन के कारण ही क्रिएट हो रहा है। डिमांड है और कुछ अनस्क्रूपलस लोग, बेईमान लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं पेपर लीक करके। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुड बी कैप। अब प्रॉब्लम यह है कि के राधाकृष्णन कमेटी ने तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे दिए, लेकिन इन रिकमेंडेशंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी स्लो है। फास्ट तरीके से एनटीए इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं रही है। साथ ही साथ 2024 में जब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी नीट एग्जाम को लेकर के, तो सरकार ने एक कानून भी बनाया था एग्जाम्स के अंदर चीटिंग को और अनफेयर एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए। कानून था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। इस कानून में सबसे पहले डिफाइन किया गया कि व्हाट एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयर मींस। तो एक्टिविटीज लाइक लीकिंग क्वेश्चन पेपर या लीकिंग आंसर कीज या असिस्टिंग द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जाम थ्रू अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन या ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर स्टूडेंट्स को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है बाहर से, या टैम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क्स, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ को डिफाइन की गई एज अनफेयर मीन्स। और अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको 3 से लेकर के 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। अगर कोई पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है जो ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो जनरली होता है, एक इंसान जनरली ये सब काम नहीं करता है, पूरा नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क अगर पाया जाता तो उस केस में पेनल्टीज थोड़े से हार्श होंगे। सजा कम से कम 5 साल हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल हो सकती है, और फाइन 1 करोड़ तक का लगेगा। साथ ही साथ ये जो कानून है इसमें कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसी तरीके का कानून अपने लेवल पे लेकर के आएंगी, ताकि स्टेट लेवल पे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फेयर तरीके से हो पाए। और इसी के बाद फिर असम सरकार भी कानून लेकर के आई थी, असम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसमें उन्होंने ये तमाम प्रोविजंस रखे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इस तरह की एक्टिविटीज़, अनफेयर एक्टिविटीज़ में पाया जाता है तो उसको 3 से 10 साल तक की सज़ा होगी, और अगर कोई नेटवर्क पाया जाता है तो उसको 5 साल से लेकर के 10 साल तक उसके मेंबर्स को, उस नेटवर्क के मेंबर्स को सज़ा दी जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कुछ अनफेयर एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी इस कानून के अंतर्गत। उनके लिए वही जो डिपार्टमेंटल या फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोसीजरल प्रोविजंस थे कि उनको आगे वाले एग्ज़ाम में बैन कर दिया जाए, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स को इस कानून के अंतर्गत सज़ा नहीं दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट्स हैव बीन बार्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ हार्श पनिशमेंट्स। उनको जेल वगैरह नहीं भेजा जाएगा, आने वाले एग्जाम्स में उनको बैन कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग में बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम टेकिंग एग्जाम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब एथिकल इश्यूज देखिए, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये एग्जाम में पेपर लीक होने का, और फिर इतने सारे पैनल बनाए गए
कानून बनाया गया, फिर भी पेपर लीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एथिक्स पेपर में, जीएस पेपर 4 में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है कि आखिर इन तमाम प्रोविजंस के बाद भी क्यों पेपर लीक और अनफेयर मीन्स के केसेस होते रहते हैं। तो इसके पीछे कारण है, देयर आर सर्टेन एथिकल इश्यूज, जैसे द माइंडसेट ऑफ सक्सेस एट एनी कॉस्ट। इट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चीटिंग, कि चीटिंग करके भी अगर पास हो रहे हैं तो पास होना है। दैट इज द माइंडसेट दैट इज बीइंग डेवलप्ड। सोसाइटल प्रेशर टू सक्सीड, प्रायोरिटाइजिंग मार्क्स ओवर इंटीग्रिटी इन लर्निंग, अनफेयर एडवांटेज फॉर चीटर, जो चीट करते हैं उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, अच्छी नौकरियां लग जाती हैं, अच्छे जगहों पे पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से देयर इज अ सेंस ऑफ पेनलाइजेशन फॉर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, और जो ऑनेस्टी फॉलो करना चाहते हैं वो भी धीरे धीरे अनफेयर मीन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। एथिकल इरोजन है, समाज जो है वो धीरे धीरे हर एक तरीके की अनएथिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है। जिस भी एक्टिविटी से इंसान को पावर मिले, पोजीशन मिले, मनी मिले, उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो बेसिकली ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी या डीओंटोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि फोकस ऑन फॉलोइंग राइट एक्शन, इस तरीके की वैल्यूज जो हैं वो डिग्रेड हो रही हैं। एंड समाज के अंदर करप्शन, अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक चीटिंग, इन सब के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। एंड दीज आर स्लिपरी स्लोप। एक बार जब शुरू होता है तो हर लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। स्कूल कॉलेज लेवल पे जब देखने को मिलेगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो एथिकल इश्यूज हैं एसोसिएटेड विद चीटिंग इन एग्जाम एंड अनफेयर एक्टिविटीज इन एग्जाम, ये कहीं ना कहीं जो है वो अब उतने स्ट्रिंजेंट नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कानून जो है, एथिक्स की क्लास में हम इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। आज मैं बस थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एथिक्स नहीं पढ़ा है, कि कानून को ठीक से तभी फॉलो करती है जनता जब समाज के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स उस कानून के हिसाब से हों। जैसे देखिए, आज भी समाज जो है वो मर्डर को, रेप को बहुत बुरा मानता है। तो अगर कोई एक रेपिस्ट आपके सामने होगा तो आप उसको कंडेम करेंगे, उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि आज भी कुछ हद तक ये एक्टिविटीज कम है, बजाय करप्शन के। करप्शन को समाज उतना बुरा नहीं मानता, जबकि दोनों ही अनएथिकल है एज वेल एज इलीगल है। लेकिन करप्शन को लेकर के कैसा है कि समाज में एक एक्सेप्टेंसी बन गई है, टॉलरेंसी बन गई है। एथिकल स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रिंजेंट नहीं है अगेंस्ट करप्शन। एक करप्ट आदमी आपके सामने भी बैठा है तो आप उसको आप उसको बहुत ज्यादा उससे डिस्टेंस क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, आप उसको टॉलरेट कर लेंगे इन कंपैरिजन विद योर बिहेवियर टुवर्ड्स अ रेपिस्ट। तो एथिकल स्टैंडर्ड जो है थोड़ी सी परमिसिव हो रही हैं टुवर्ड्स करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक चीटिंग एंड ऑल। और यही कारण है कि इस तरह की एक्टिविटी जो है वो प्रिवेल कर रही हैं डिस्पाइट सीवियर लॉस। तो इससे आइडिया ये समझ आता है कि सिर्फ स्ट्रिंजेंट कानून बनाने से राइट एक्शंस फॉलो होंगे समाज में, ये जरूरी नहीं है। राइट एक्शंस, एथिकल एक्शंस तभी फॉलो होंगे जब समाज का एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से सेव किया जाए। और जो अनफेयर, इमोरल, अनएथिकल एक्टिविटीज हैं उसके लिए समाज एक स्ट्रिंजेंट एथिकल स्टैंडर्ड को बनाए और उसको फॉलो करे। वी विल टॉक मोर अबाउट इट ड्यूरिंग द एथिक्स क्लास। देयर आर मेनी एक्शंस विच आर इलीगल yet permissible in the society, and that is why they are being followed. And why they are being permissible? Because ethical standards are not that much stringent against them. For example, practice of dowry illegal है फिर भी फॉलो हो रहा है। सिमिलरली चीटिंग इलीगल है, ऑफ कोर्स कानून भी बना दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग करके भी अगर पास हो गए तो समाज उसको बहुत बुरा नहीं मानता है, बस समाज देखता है कि पास हो गया। एथिकल इरोजन हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड ये प्रश्न मैंने आपको दिया है कि सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट इंटीग्रिटी इन एथिकल कंडक्ट इन एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या क्या तरीके लिए जा सकते हैं एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वन केस वन डाटा एंड सुसहाय इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिजिटल एंड एआई बेस्ड इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस।
पहला है वन केस वन डाटा इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत कोई भी केस जब किसी भी कोर्ट में पहुंचेगा तो उसको पहले एक यूनिक डिजिटल आईडी दी जाएगी, एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जो उसकी केस की डिजिटल आईडी होगी, और उस केस से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे या जितने भी मैटर्स उस केस से रिलेटेड होंगे वो उस यूनिक आईडी से लिंक कर दिए जाएंगे। इससे होगा क्या कि किसी भी मैटर से रिलेटेड जितने भी पहले जजमेंट सुनाए जा चुके हैं वो सारे के सारे जजमेंट्स एक जगह असेंबल्ड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाएंगे, जिससे किसी भी कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में आसानी होगी। जैसे हाई कोर्ट जब किसी भी मामले में सुनवाई करती है तो वो देखती है इन जनरल कि इस तरह के मामलों में पुराना कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या, उस जजमेंट को फॉलो करते हैं वो। अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट का ने इस मामले में, इस तरीके के मामले में कोई फैसला सुनाया है तो उसको भी वो स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं। अब अलग अलग इस तरह के मामले अलग अलग जगहों पे हैं इन फ्रैगमेंटेड मैनर, तो उनको स्टडी करने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अब क्या होगा, सारे जजमेंट्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है, सारे जो अभी तक के वर्डिक्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है। इससे होगा क्या कि अब कोई भी नया केस लिया जाएगा तो उस केस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उन सब को उस नए केस के साथ लिंक कर दिया जाएगा, ताकि उस केस की सुनवाई करने वाले जो बेंच है हाई कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके पास उस मामले से रिलेटेड तमाम बैकग्राउंड एंड प्रेसिडेंस एक जगह आ जाएंगे। दैट इज द गोल ऑफ वन केस वन डाटा इनिशिएटिव, इंटीग्रेट केस रिलेटेड इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट इनटू वन यूनिफाइड सिस्टम। Each case will be given a single unique digital ID and all related records will be linked into one continuous case file. तो ये है लक्ष्य वन केस वन डाटा इनिशिएटिव का। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया सुसहाय इनिशिएटिव। सुसहाय इज AI पावर्ड चैटबॉट इंटीग्रेटेड विद सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। इसको डेवलप किया है NIC ने। सुसहाय चैटबॉट की मदद से हम जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिल सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का क्या प्रोसीजर है, जो भी जनरल कोर्ट रिलेटेड इंक्वायरीज हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंधित, वो हमें सुसहाय चैटबॉट से थ्रू पता लग जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि CPI इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2026 इज 3.5%। अब ये न्यूज़, इस तरह के न्यूज़ तो आपको रटने होते नहीं हैं कि अप्रैल महीने में कितनी महंगाई थी, मई महीने में कितनी महंगाई थी, ये सब नहीं रटा जाता है। लेकिन फिर भी मैंने ये टॉपिक कवर किया ताकि आपको मैं बता सकूं, क्लास में जो मैंने इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का मेथड आपको बताया था वो यहाँ पे रिवाइज करा सकूं। मैंने बार बार कहा है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस का मकसद सिर्फ नए डेवलपमेंट्स को जानना नहीं है, इसका मकसद ये भी है कि क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करें इन द रियल सिनेरियो, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएं। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं फाउंडेशन क्लास में, वो इसको ध्यान से देखें एंड दे विल बी एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड बेटर। इससे इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उनका रिवाइज हो जाएगा और बेहतर तरीके से कंसोलिडेट होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, न्यूज़ ये है कि अप्रैल महीने में 2026 के रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI इन्फ्लेशन लगभग 3.5% रहा है। इट इज हाईएस्ट इन लास्ट 13 मंथ्स। CPI इन्फ्लेशन रिसेंट टाइम में बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है फूड प्राइसेस का बढ़ना। फूड प्राइसेस या फूड आइटम्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है CPI इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में, 36% के आसपास। अगले पेज पे मैं दिखाऊंगा। तो फूड आइटम्स महंगे हुए हैं और इसी कारण से ओवरऑल CPI इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है और 3.5% के आसपास पहुंच गया है, विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 13 मंथ्स। फूड आइटम्स के दाम बढ़ने के पीछे बड़ा कारण है कि रेस्टोरेंट्स आर फेसिंग हीट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस। और फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि LPG वगैरह को सरकार ने महंगा नहीं होने दिया है फॉर डोमेस्टिक एक्टिविटीज, बट कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए LPG महंगे हो गए। तो LPG महंगा हुआ है तो रेस्टोरेंट के जो फूड आइटम्स हैं वो महंगे हुए हैं और इसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि ओवरऑल फूड प्राइसेस हैव गॉन अप, रिफ्लेक्टिंग इनटू हाई CPI 3.5%। लेकिन अभी भी CPI इज लेसर दैन द 4% बेंचमार्क, आपको पता होगा, याद आना चाहिए।
एज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में अभी ओवरऑल इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल डिसरप्शंस, जो वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। साथ ही साथ थोड़े से वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज भी इस बार देखने को मिलेंगे। अब भारत को एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस साल। एल नीनो का कॉन्सेप्ट आपने अपने ज्योग्राफी क्लास में सीखा होगा। एल नीनो के इम्पैक्ट के कारण हो सकता है कि मॉनसूनल रेनफॉल इस बार थोड़ा सा सबड्यूड हो, कम हो, और इस कारण से, और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इस कारण से बारिश जब कम होगी तो फूड आइटम्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि फूड क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो इस साल इम्पैक्टेड हो सकता है बिकॉज ऑफ एल नीनो फैक्टर। सो ऑल दिस फैक्टर, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस एंड एल नीनो, माइट लीड टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन इन कमिंग मंथ्स एज वेल, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब अगर हम सीपीआई कैलकुलेशन पे आ जाए, थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की बात देखते हैं। देखिए, सीपीआई सीरीज रिसेंटली अपडेट किया है, मैंने आपको बताया क्लास में भी। इसको अपडेट करके बेस ईयर बदला गया। सबसे पहले बेस ईयर पहले सीपीआई कैलकुलेशन के लिए था 2012, उसको बदल करके कर दिया गया है 2024। उसके अलावा पहले सीपीआई के अंदर 299 आइटम्स लिए जाते थे, जिसमें से 259 होते थे गुड्स एंड 40 होते थे सर्विसेज। अब उनको एक्सपैंड करके कर दिया गया 358 आइटम्स, जिसमें से 308 हैं गुड्स एंड 50 हैं सर्विसेज। पहले जो भी आइटम्स थे 299 आइटम्स सीपीआई के अंदर, उसको 6 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, लेकिन अब इनको, ये जो 358 आइटम्स हैं, इनको 12 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर एस्टिमेशन, ग्रैनुलर ट्रैकिंग। इसमें 12 कैटेगरी में से एक कैटेगरी है फूड एंड बेवरेजेस का, एंड फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज सबसे ज्यादा है 36.75%। अब करंट मंथ में जो सीपीआई है उसका कैलकुलेशन एक बार जरा देखते हैं, ताकि सीपीआई कैलकुलेशन हमारा रिवाइज हो जाए। यू सी, बेस ईयर बदला गया है रिसेंटली और बेस ईयर कर दिया गया है 2024। तो इसका मतलब यह है कि अप्रैल महीने में इन द ईयर 2024 जो भी रिटेल लेवल पे इंपॉर्टेंट आइटम्स थे उनके दाम निकाले गए होंगे, उनको वेटेज से उनके मल्टीप्लाई किया गया होगा, जो भी वैल्यू आई होगी उसको इंडेक्स कर दिया गया होगा 100। याद कीजिए क्लासरूम का कॉन्सेप्ट, बेस ईयर का मतलब ही है कि बेस ईयर जिस महीने में भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे भी हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने के बेस ईयर में गए, मतलब बेस ईयर के अप्रैल महीने में गए, 2024 के अप्रैल महीने में गए, इंपॉर्टेंट आइटम्स लिए, उनके वेटेज से मल्टीप्लाई किए उनके प्राइस को, जो भी वैल्यू निकल करके आए उसको इंडेक्स कर दिया 100। यही काम किया हमने अप्रैल 2025 के लिए, तो अप्रैल 2025 में इंडेक्स आया 100.01। तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 2024 इज 100 बिकॉज इट इज द बेस ईयर। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 2025 इज 101.58। तो इसको देख करके साफ साफ हम कह सकते हैं कि अप्रैल 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन वाज 1.58%। नाउ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 2026 इज 105.12। इस साल का सीपीआई अप्रैल महीने का 105.12 रहा है। तो इसको देख करके हम साफ साफ कह सकते हैं कि बेस ईयर के मुकाबले, यानी कि अप्रैल 2024 के मुकाबले अप्रैल 2026 में रिटेल लेवल पे चीजों के दाम 5.12% बढ़े हैं। ये तो हम लोग सीपीआई देख करके कह सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख करके हमें पता लगता है महंगाई का अंदाजा विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है? सीपीआई इन्फ्लेशन होगा इस साल का इंडेक्स पिछले साल के इंडेक्स के मुकाबले कितना बढ़ा है, उसके बेसिस पे हम लोग सीपीआई इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो बेस ईयर 100, ये है सीपीआई का ग्राफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बेस ईयर में 100, फिर अप्रैल 2025 में 101.58, फिर अप्रैल 2026 में 105.12, and now CPI inflation in April 2026 will be 105.12 minus 101.58 divided by 101.58 into 100, and that comes out to be 3.5% के आसपास। So I hope you are able to recall the concepts that we have discussed in the class. इस basis पे ये prelims practice question है. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Next topic is about International Nurses Day and Florence Nightingale Award. Prelims perspective से important है। देखिए, इंटरनेशनल नर्सेस एंड मिडवाइफ्स डे हर साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड सिंस 1965 बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। 12th में इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उसी
ओकेजन को कॉमेमोरेट करने के लिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे डिक्लेयर किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज अ ब्रिटिश नर्स एंड अ सोशल रिफॉर्मर। शी वाज बोर्न on 12th May 1820 in Florence, Italy, but she worked mainly for British Army. During Crimean War, she had contributed a lot at British base camp hospital, reducing the death count. तो क्रीमियन वॉर 1853 से 1856 तक लड़ा गया था ऑन क्रीमियन पेनिसुला, जो अभी रसिया के कंट्रोल में है। क्रीमियन वॉर 1853 में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था इन रिड्यूसिंग द डेथ या कैजुअलिटीज, एंड सी वर्कड एट ब्रिटिश बेस। तो इसी कारण से फ्लोरेंस नाइटिंगेल गॉट अ ह्यूज रेपुटेशन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट या गुड नर्स, एंड दैट इज वाई सी इज ऑल्सो नोन एज लेडी विथ द लैम्प। बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन उनको ये अलग एपिथेट या नाम दिया गया। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ही बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को, और उसी ओकेजन पे भारत के अंदर दिए जाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। और इस साल 2026 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया मिजोरम के नर्स लालेनथांगी नामते को। शी रिसीव्ड प्रेस्टिजियस नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी एट राष्ट्रपति भवन। तो ये नाम याद रखिएगा, लालेनथांगी नामते, मिजोरम नर्स, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए थे उसका आंसर देख लेते हैं। गोल्ड कॉन्स्टिट्यूट लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज रॉन्ग। फॉरेन करेंसी एसेट हैज लार्जेस्ट शेयर। रिजर्व ट्रांच is India's contribution with IMF, that is correct. Multi-lane free flow, the system relies exclusively on GPS, this is wrong. उसमें सिर्फ GPS नहीं होता है, RFID भी होता है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के लिए कैमराज लगे रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ केसेज में GPS भी इस्तेमाल होता है। अंडर MLF सिस्टम द टोल चार्जेस कैन बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम द व्हीकल्स लिंक्ड विद एक्टिव फास्टैग। ऐसा नहीं है, अगर एक्टिव फास्टैग नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे ट्रैफिक वायलेशंस के लिए फाइन लगता है, ई चालान कट सकता है। इस कारण से दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, दोनों गलत हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। सेहत ICAR और ICMR ने मिलकर के चलाया। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर नैरोबी में, और जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो भी नैरोबी में ही होते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।